हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का एमजेडी एजुकेशन में। दोस्तों आज है 20 दिसंबर और आज की वीडियो में हम लोग बात करेंगे 20 दिसंबर 2023 के मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर के क्वेश्चंस के बारे में। जैसे जैसे दिन बीतता जा रहा है 2023 का अंतिम, वैसे वैसे थोड़ा सा मतलब इसकी यादें भी ताज़ा हो रही हैं। फिलहाल 10 दिन और बचे हैं, उसके बाद नया साल शुरू होगा। शुरू करते हैं आज की हम लोग करंट अफेयर। लेकिन हम लोग पुरानी चीज़ों को तो भूलना नहीं चाहिए, चाहे ये साल हो चाहे करंट अफेयर हो। तो पिछले दिन का भी एक दिन का हम लोग करंट अफेयर रिकॉल कर लेते हैं। अल्पसंख्यक अधिकार दिवस कब मनाया गया? तो अल्पसंख्यक अधिकार दिवस 18 दिसंबर को मनाया जाता है। 18 दिसंबर को ही दोस्तों अंतर्राष्ट्रीय प्रवासी दिवस भी मनाया जाता है। भारतीय वायुसेना ने अभी हाल ही में समर वायु रक्षा मिसाइल एयर डिफेंस मिसाइल का सफल परीक्षण किया है अस्त्र शक्ति नाम के एक अभ्यास में। और अभी हाल ही में आयोजित हुए खेलो इंडिया पैरा गेम्स में हरियाणा की टीम ने सबसे ज़्यादा मेडल्स जीते हैं। 5वें राष्ट्रीय शिखर सम्मेलन में आसरा से विजनरी लीडर ऑफ द ईयर का अवार्ड जीता है किसने? डॉक्टर श्रीनिवास नाइक ने। भारत में इजराइल के नए राजदूत बनाए गए हैं रूवेन अजार। और अभी हाल ही में 13 राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों को लॉजिस्टिक परफॉर्मेंस इंडेक्स में अचीवर्स यानी उपलब्धता की श्रेणी में मान्यता दी गई है। एनसीआरबी की रिपोर्ट आई है कि खाद्य पदार्थों में मिलावट के मामले में सबसे ऊपर रहा है हैदराबाद। और पीएम मोदी जी ने अभी काशी तमिल संगमम 2.0 का उद्घाटन किया वाराणसी में नमो घाट पर। काशी तमिल संगमम में ही भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी जो भाषण दे रहे थे उसका रियल टाइम पर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की मदद से ट्रांसलेशन किया जा रहा था। और इस एआई का नाम था भासिनी। ये नाम आपसे पूछा जा सकता है। अभी हाल ही में इजरायली फिल्म चिल्ड्रंस ऑफ नोबडी को कोलकाता अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव में बेस्ट फिल्म का अवार्ड दिया गया है। ये टॉप 10 करंट अफेयर के क्वेश्चंस थे आपके, जिनका आपने किया है क्विकली रिवीजन वन लाइनर फॉर्मेट में। वन लाइनर फॉर्मेट में आप हमारे व्हाट्सएप चैनल से भी रिवीजन कर सकते हो डेली का डेली। व्हाट्सएप चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा। और एमजेटी ऐप पर इसकी क्विज और पीडीएफ फ्री में दी जाती है, तो आप वहाँ से भी इसका एक्सेस कर सकते हैं। शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन आपके सामने, हाल ही में कहां पर पीएम मोदी ने विश्व के सबसे बड़े ध्यान केंद्र स्वरवेद महामंदिर का अनावरण किया? तो दोस्तों प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी अभी वाराणसी के दौरे पर थे। वहीं पर विश्व का सबसे बड़ा ध्यान केंद्र स्वरवेद महामंदिर का उद्घाटन किया है। ये वाराणसी में स्थित है। ये बनाया गया है समझ लो 19 सालों में बन करके तैयार हुआ। 2004 से बनना शुरू हुआ था और जाकर के 2023 में बन करके ये कंप्लीट हुआ है। ये 7 मंजिला है और ध्यान केंद्र है। यहाँ पर जाकर के ध्यान लगाना होता है, मेडिटेशन करना होता है। तो ये 7 मंजिला है और दुनिया का सबसे बड़ा बताया जा रहा है इस प्रकार का। ये 20,000 से ज़्यादा साधक क्षमता है। 20,000 से ज़्यादा लोग आकर के एक साथ ध्यान केंद्र यहाँ पर ध्यान लगा सकते हैं, मेडिटेशन कर सकते हैं। 7 मंजिला है ये। वाराणसी के उमराहा में ये उत्तर प्रदेश में बनाया गया है। 2004 से शुरू हुआ था बनना और अब जाकर के इसका अनावरण किया गया। क्लियर है? आगे उत्तर प्रदेश आया है तो उत्तर प्रदेश को आप मैप में देख लो। उत्तर प्रदेश के बारे में मैं आपको बहुत बार बता चुका हूं और मुझे नहीं लगता कि हमारे स्टूडेंट्स में से कोई को भी उत्तर प्रदेश से रिलेटेड कोई चीज़ में कोई डाउट होगा। ठीक है, इसलिए हम लोग आगे बढ़ेंगे क्योंकि आगे और भी बड़ी बड़ी चीज़ें आज बतानी है आपको। तो एक बार स्क्रीनशॉट ले लो जो लोग नए आए हो, फिर आगे बढ़ते हैं। अगला, हाल ही में किस देश ने अंडर 19 एशिया कप का खिताब जीता? तो अगर मान लो यहाँ पर कोई गेम का नाम ना दिया हो ना एशिया कप में, एशिया कप तो बहुत सारे के होते हैं, हॉकी के, फुटबॉल के वगैरह वगैरह के, लेकिन जब कोई गेम ना दिया हो तो बाय डिफ़ॉल्ट आप क्रिकेट समझना। तो अंडर 19 का एशिया क्रिकेट कप का खिताब की जीत लिया है बांग्लादेश ने। बांग्लादेश ने यूएई को हराया है। अब आप कहोगे यूएई कब की टीम हो गई भैया क्रिकेट में जो आ गई? हुआ था एक्चुअली में मेज़बान था। मेज़बान जो होता है तो समझ रहे हो कि आ ही जाते हैं किसी न किसी तरीके से। जैसे अपने गांव वगैरह में होता नहीं था टूर्नामेंट, आप लोग कराए होगे, तो उसमें कमेटी की टीम जो है वो फाइनल खेलती थी। वैसे ये भी हैं, इस बार कमेटी यही थे, आयोजक थे यूएई, तो इस बार फाइनल वो खेले। हालांकि हार गए फाइनल में, तो सपना टूटा रह गया। बांग्लादेश जीत गई। बांग्लादेश पहली बार यहाँ पर जीती है एशिया कप। बांग्लादेश विंस एसीसी अंडर मतलब एशिया क्रिकेट कप का अंडर 19 का खिताब टाइटल। यूएई को 195 रन से इन्होंने हरा दिया है। प्लेयर ऑफ द मैच और मैन ऑफ द सीरीज आसिफुर रहमान सिबली रहे। ये कौन है? बांग्लादेश के क्रिकेटर। ठीक है जी, चलिए एशिया क्रिकेट कप की बात है ये। अगर हम लोग वर्ल्ड कप की बात करें तो अभी वर्ल्ड कप ऑस्ट्रेलिया ने जीता था। ऑस्ट्रेलिया ने 6ठी बार विश्व कप जीता। भारत में आयोजन हुआ था। बड़ी बात तो यही है, भारत के साथ हुआ था फाइनल, है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। छत्तीसगढ़ विधानसभा के नए स्पीकर कौन चुने गए?
यानी विधानसभा के नए अध्यक्ष कौन चुने गए। तो पहले ही डिसाइड हो चुका था जैसा कि विधानसभा का स्पीकर बनाया जाएगा किसे, रमन सिंह जी को। रमन सिंह जो कि छत्तीसगढ़ के पूर्व मुख्यमंत्री रह चुके हैं, इनको अभी पद दिया गया है किसका, ये है रमन सिंह। ये आपको याद आ रहा होगा, ये भूपेश बघेल है, ये इससे पहले सीएम हुआ करते थे, छत्तीसगढ़ के कांग्रेस पार्टी से हैं। और ये अभी विष्णुदेव साय नए सीएम जो बने हुए हैं, है ना। तो यहाँ पर ये बनेंगे स्पीकर रमन सिंह जी। रमन सिंह अगर बात करें तो ये 7 बार से विधायक हैं। कहाँ से हैं, राजनांदगांव सीट से हैं। पूछा जा सकता है, सीटें कभी कभी कॉन्स्टिट्यूंसी पूछी जाती है। तो 4 बार लगातार 2008, 13, 18 और 2023 में जीत ये हासिल किए थे और 7 बार टोटल ये जीते हुए हैं। तो यहाँ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय, ठीक है ना। अच्छा, यहाँ पर अभी जब चुनाव हुआ तो उस पर थोड़ा सा नज़र डाल लेते हैं। वैसे तो 5 राज्यों की मैंने आपको वीडियो दी हुई है, आप देख लीजिएगा ज़रूर, बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो है। 5 राज्यों के जो नए मुख्यमंत्री बने हैं और उनसे सारी डिटेल्स ऐसे ही सभी राज्यों की। यहाँ फिलहाल हम लोग छत्तीसगढ़ की बात करेंगे। बीजेपी जीत हासिल की, बीजेपी पार्टी से विष्णुदेव साय यहाँ के मुख्यमंत्री होंगे। ये कुनकुरी विधानसभा सीट से ये विधायक बने हुए हैं। कॉन्स्टिट्यूंसी पूछी जाएगी, ध्यान रखना, इसको मत भूलना। अरुण साव और विजय शर्मा, इन दोनों को उप मुख्यमंत्री यानी डिप्टी सीएम बनाया गया। विधानसभा के अध्यक्ष देखो, मैंने उसी दिन आपको बताया था कि रमन सिंह बनाए जाएंगे। और अभी इन्होंने क्योंकि होता क्या है ना, जब बहुमत में है भैया, बहुमत में सरकार है तो सरकार वहाँ पे सदस्य, हालांकि ऐसा होता है कि पक्ष विपक्ष दोनों लोग वोट करते हैं, लेकिन जिसकी सरकार रहती है ना, अमूमन देखा जाता है उसी का कैंडिडेट बनता है स्पीकर, क्योंकि बहुमत है। जब वोटिंग होगी तो वो जीत जाएगा, जब चुनाव जीत गया, मुख्यमंत्री बन जाएगा, तो फिर वहाँ के सदन में जीतने में क्या बड़ी बात है। तो इसलिए यहाँ पर रमन सिंह बन गए। भारतीय जनता पार्टी, यहाँ पर 90 सीटों पर टोटल चुनाव हुआ था, 54 सीटें बीजेपी जीती और कांग्रेस पार्टी 25 सीटें ही इस बार जीत पाई थी। ये हैं विष्णुदेव साव। आगे, विश्व बैंक की रिपोर्ट के अनुसार 2023 में प्रेषण का सबसे बड़ा प्राप्तकर्ता कौन सा देश रहा। तो प्रेषण का सबसे बड़ा प्राप्तकर्ता कौन सा रहा, ये रहा भारत, ठीक है ना। रेमिटेंस, अगर आपको याद हो, अभी जस्ट 2-3 दिन पहले ही मैंने आपको बताया था कि रेमिटेंस जो होता है ये होता क्या है, और साथ ही साथ सबसे बड़ा प्राप्तकर्ता भी मैंने आपको बताया था भारत है ही। भारत लगातार कई सालों से बना आ रहा है और दूसरे पर मैक्सिको बना है। भारत का तो समझ में आता है कि जनसंख्या इतनी ज़्यादा है और टैलेंटेड इतने हैं, मतलब टैलेंट तो कूट कूट करके भरा हुआ है हम भारतीयों में, लेकिन यहाँ पर कदर नहीं है टैलेंट की। यहाँ पर तो सरकारी नौकरी के चक्कर में सब भागते हैं, लेकिन टैलेंट को देखता है यूएसए, ब्रिटेन या और बहुत सारे देश, वो इनको हायर कर ले जाते हैं। बड़े बड़े टेक्नीशियन और आईटी प्रोफेशनल्स यहाँ से हायर हो जाते हैं, तो वो जा करके वहाँ पर अपने घर वालों को पैसा भेजते हैं। भाई जाएंगे वहाँ पैसे के लिए ही जाएंगे, ज़्यादा कम पैकेज पाएंगे। बड़े बड़े साइंटिस्ट नासा में भी बहुत सारे हैं भारतीय, तो वहाँ पर जाते हैं तो पैसा भेजते हैं घर पर डॉलर में। जब वो डॉलर में आता है अपने इंडिया में, तो इंडिया का ये जो विदेशी मुद्रा भंडारण है ना, वो बढ़ाता है। भारत में रेमिटेंस भी बहुत बड़ा योगदान दे रहा है अपने विदेशी मुद्रा भंडारण में, तो इसलिए इसको ज़्यादा ध्यान दिया जाता है। ऐसे ही बहुत सारे देश में होता है, सब लोग बड़े बड़े देशों में जा कर के जॉब करते हैं, वहाँ से अपने अपने देशों में भेजते हैं। तो यहाँ पर देखो मैक्सिको दूसरे नंबर पर है। तो भारत को तो समझ में आ गया आपको अच्छे से कि टैलेंट ज़्यादा है, पॉपुलेशन ज़्यादा है। मैक्सिको में क्या केस है, मैक्सिको अगर आप देखोगे तो अमेरिका, उत्तरी अमेरिका महाद्वीप में है, ऊपर कनाडा है, फिर बीच में यूएसए है, नीचे मैक्सिको है। यहाँ पर कनाडा और मैक्सिको दोनों देशों के नागरिक क्या करते हैं ना, यूएसए में जा कर के कमाते हैं, उसके बाद आकर के वहाँ पर खर्चते हैं अपने देश में। यहाँ की डॉलर ज़्यादा, यहाँ की मुद्रा जो है वो ज़्यादा मजबूत है। डॉलर ही तीनों में है, मैक्सिकन डॉलर, कनेडियन डॉलर और यूएस डॉलर। डॉलर ही तीनों जगह चलती है, लेकिन यहाँ की डॉलर ज़्यादा मजबूत है। ठीक वैसे ही समझो जैसे रुपया अपने यहाँ भी चलता है, रुपया पाकिस्तान में भी चलता है, रुपया नेपाल में भी चलता है, लेकिन अपना रुपया बराबर लगभग 18 से 20 रुपया नेपाली वाला, और पाकिस्तान का तो पता नहीं, अब तो बहुत ज़्यादा डूब गए होंगे। तो ये अंतर है। तो ये लोग या आके यूएसए में कमाते हैं ना, और आके अपने घर पर खर्चते हैं, इस वजह से इनका रेमिटेंस ज़्यादा है ना। ऐसे ही यहाँ पर लिस्ट है। तीसरे नंबर पर चाइना है। चाइना भी पॉपुलेशन की वजह से यहाँ के भी बहुत सारे टैलेंटेड लोग भरे हुए हैं। अमेरिका में एक रिपोर्ट आई थी कि वहाँ पर चाइनीज़ और इंडियंस सबसे ज़्यादा मात्रा में हैं, प्रवासी के रूप में सबसे ज़्यादा मात्रा में चाइनीज़ और इंडियंस। ठीक है, यहाँ पर ये देश हैं, पूरा डाटा वाइज है। 125 बिलियन प्रेषण यानी रेमिटेंस प्राप्त किया है भारत ने 2023 में। मैंने आपको उस दिन भी बताया था कि भारत के आसपास भी नहीं है सेकंड वाला पोजीशन वाला। देखो 67 बिलियन, 67 बिलियन डॉलर ये मैक्सिको प्राप्त किया है, और यहाँ पर लगभग 2 गुना भारत को मिलता है रेमिटेंस।
चीन देखो $50 बिलियन के साथ तीसरे पर है, चौथे पर फिलीपींस, पांचवें पर मिस्र है, इजिप्ट है। मैं वैसे अमूमन आपको हमेशा कहता हूँ सिर्फ टॉप 3 याद रखो, लेकिन इस केस में मैं आपसे ज़रूर कहूँगा कि टॉप 3 नहीं, चौथा भी याद रखना, ठीक है ना। फिलीपींस भी पूछा जा सकता है और ये भी बहुत मायने रखता है इस मामले में। वर्ल्ड बैंक ने ये रिपोर्ट जारी की है, लेटेस्ट माइग्रेशन एंड डेवलपमेंट रिपोर्ट। तो वर्ल्ड बैंक के बारे में जान लो। 1944 में स्थापित हुआ था। उस दिन भी आपको बताया गया था कि लंबा समय के लिए अगर लोन देना है तो विश्व बैंक से दिया जाएगा, छोटे समय के लिए लोन लेना है तो आईएमएफ के पास लोग जाते हैं। आईएमएफ का रेट ज़्यादा होता है, इंटरेस्ट रेट, लेकिन आराम से फटाफट से दे देता है। विश्व बैंक जल्दी देता नहीं है, झिकझिक करता है, लेकिन लंबे समय तक देता है। इससे लोन ले लो, आराम से बैठ जाओ, 10-20 साल 50 साल जो है लोन चलता रहेगा, कोई दिक्कत नहीं है। बहुत कम इंटरेस्ट रहता है, लेकिन ये जल्दी देता नहीं है। वाशिंगटन डीसी इसका हेडक्वार्टर है, दोनों का ही, आईएमएफ का भी, इन्हीं का भी, दोनों बहन बहन है समझो। अध्यक्ष अजय बंगा है, ये भारतीय मूल के हैं और ये पूछा जाएगा आपसे, अभी रिसेंटली अध्यक्ष बने हैं वर्ल्ड बैंक के। अगला, हाल ही में किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में आनंद विवाह अधिनियम लागू किया गया? तो दोस्तों ये अभी लागू हुआ है जम्मू एंड कश्मीर में। जम्मू कश्मीर, चूँकि अभी यहाँ पर तो राज्यपाल शासन चल रहा है और मनोज सिन्हा जी वर्तमान में यहाँ पर लेफ्टिनेंट गवर्नर हैं, तो यहाँ पर यानी कि प्रशासन चल रहा है। तो जम्मू कश्मीर प्रशासन ने अभी ये फैसला लिया है कि वहाँ पर आनंद विवाह अधिनियम लागू किया जाएगा। आनंद विवाह अधिनियम है क्या? एक्चुअली में सिख कम्युनिटी में आनंद विवाह जो है ये बहुत ही पुराना, समझ लो ब्रिटिश टाइम से ये शुरू है, एक प्रथा है विवाह करने की। तो इस प्रथा के लिए देखो 1909 में शुरुआत हुई थी, उसमें ब्रिटिश इंपीरियल लेजिस्लेटिव काउंसिल ने सिख विवाह समारोह आनंद कारज को मान्यता दी थी। अब इसमें सिख कम्युनिटी के रीति रिवाज के अनुसार यहाँ पर स्वीकार करना और शादी करना होता है। इसी को 2012 में संसद ने मान्यता दे दी थी कानूनी रूप से, और इसके लिए प्रस्ताव भी विधेयक के रूप में पारित किया था। लेकिन जम्मू कश्मीर में अब जाकर के ये लागू हो रहा है आनंद विवाह अधिनियम, ठीक है जी। तो याद रखना इंपॉर्टेंट है, और पूछा जाएगा किस कम्युनिटी के लिए, तो आप बताएंगे सिख कम्युनिटी के लिए। आगे, अच्छा अभी जम्मू कश्मीर आया है तो इसके बारे में जान लो। अभी कुछ चीज़ें आई हैं निकल करके, जैसे मैंने अभी आपको बताया था कि लोकसभा में अमित शाह जी ने, गृह मंत्री जी ने यहाँ पर परसिमन की डेटा पब्लिश किया और उसके बाद ये बताया कि सीटें बढ़ाई जा रही हैं कुछ। तो यहाँ पर टोटल जम्मू कश्मीर मिला करके और पीओके भी मिला करके टोटल अब 107 सीटों से 114 सीटें हो गई हैं। साथ के साथ ये भी मैंने बताया था आपको कि पीओके पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर के लिए हम लोगों ने 24 सीटें रिजर्व रखी हुई हैं, ये भी इंपॉर्टेंट है, याद रखना। और तो और सुप्रीम कोर्ट ने आर्टिकल 370 के फैसले को वैलिड करार दिया है, जो सरकार ने सुनाया था। क्या सुनाया था कि आर्टिकल 370 को रिमूव कर दिया था। तो ये फैसला, इसको लेकर के सरकार के खिलाफ याचिकाएं दायर की गई थी, कुल 23 याचिकाएं दायर की गई थी, सभी को खारिज कर दिया सुप्रीम कोर्ट ने। अपना वर्डिक्ट सुनाया कि ये सरकार का जो ये फैसला था वो सही था, ठीक है। आगे, किताब जो है वो अपनी आ चुकी है और ज़बरदस्त, लोगों को पसंद भी आ रही है, लोग फीडबैक भी कर रहे हैं, अच्छा मज़ा आ रहा है देख करके भी। आपको जा करके लेना। अच्छा, एक चीज़ दिक्कत ये आ रही है ना, एक्चुअली में क्या हुआ कि पहले दिन यहाँ पर जब प्रोडक्ट लिस्ट हुआ था, किताब जो लिस्ट हुई थी अमेज़न पर, तो उसी दिन बहुत तेज़ी से ऑर्डर आ गए और ऑर्डर्स इतने ज़्यादा थे, मैंने आपको बताया भी था कि सारे के सारे ऑर्डर्स उस दिन पूरा का पूरा पैक नहीं हो पाया था, बहुत ज़्यादा मात्रा में थे। तो उसमें क्या हुआ कि 20 से 30 प्रोडक्ट जो है वो क्या हो गया, लेट शिपमेंट की वजह से वहाँ पर जो बाय बॉक्स आता है ना, तो वो थोड़ा सा हट गया है, मतलब साइड हो गया है। ये अमेज़न की पॉलिसी है कि अगर लेट शिपमेंट में हो जाता है कुछ तो ऐसा हो जाता है। तो तब किताबें जो है नई आई थी और यहाँ पर टीम भी नई थी, सबको एक्सपीरियंस भी नया था, तो इस वजह से पैकिंग में थोड़ा लेट हो गया। अब उस वजह से आपको वहाँ पर जैसे बुक आप ओपन करोगे ना, तो तुरंत नीचे रेट नहीं दिखाता, वहाँ पर सी ऑल बाइंग ऑप्शन दिखाता है। तो सी ऑल बाइंग ऑप्शन पर जाना है आपको, उसके बाद ऐड टू कार्ट करना है। पहले यहाँ पर पहले ही बाय बॉक्स रहता था तो सामने ही दिख जाता था, लेकिन अब यहाँ हो रहा है। और ये अमेज़न वहाँ से बात हुई है कस्टमर केयर से, उन्होंने कहा बस 2-3 दिन तक और रहेगा, उसके बाद सही हो जाएगा अपने आप। तो वो चीज़ कीजिएगा, जैसे कुछ लोगों को पेमेंट में प्रॉब्लम आ रही है, तो जो सी ऑल बाइंग ऑप्शन दिखता है ना, उस पर क्लिक कीजिए और वहाँ पर जा कर के आप चूज़ कर लेंगे, ऐड टू कार्ट कर लेंगे, फिर वहाँ से पेमेंट करेंगे तो आप इसको मंगा सकेंगे, ठीक है। 2-3 दिन की बात है, उसके बाद फिर से वो अपने आप पुरानी जगह से आ जाएगा। फिलहाल किताब की अगर बारे में बात करें तो किताब में मैंने अपना 200% दिया है एरर फ्री बनाने का और
कंटेंट इस हिसाब से रखने का ज़बरदस्त तरीके से अपना पूरा अनुभव लगा दिया हूँ, जिससे आपको पढ़ने में ना मज़ा आ जाएगा। आप जो एक्सप्लेनेशन पढ़ोगे वो आपको रिलेट करेगा, ठीक वैसे ही जैसे यहाँ पर क्लासेस में सुनते हो। आपको लगेगा कि जैसे कि आप क्लास ले रहे हो, या फिर आपको तुरंत पढ़ने के बाद एक एक लाइन याद आएगा कि ये बताया गया था और जब बताए थे तो कैसे बताए थे। होता ना कि जब आप उसी टीचर से पढ़े रहो, उसी टीचर का जब किताब पढ़ो तो वो लाइनें आपको याद आती हैं, तो तुरंत वो वीडियो याद आ जाता है, क्योंकि ये विजुअल माध्यम से आप पढ़ रहे हो। तो ऐसी फीलिंग वहाँ पर आएगी। पूरा मेरे द्वारा वहाँ पर लिखी गई है किताब, तो मज़ा आ जाएगा कुल मिला करके। और ये मैं भी अनुभव कर रहा हूँ, और भी लोग जो हैं वो बता भी रहे हैं, अच्छा लग रहा है। आप लोग ऐसे फीडबैक देते रहिए। और कुछ लोग का कल मैंने वीडियो भी अपलोड किया, हालांकि सबके वीडियो मैं इकट्ठा कर रहा हूँ और उसके बाद अपलोड करूँगा एक साथ एक ही वीडियो में, तो जिससे एक ही वीडियो अपलोड करना पड़े, लेकिन कुल मिला करके मज़ा आ रही है। तो अगर आपने अभी तक नहीं ऑर्डर किया है तो इसको ज़रूर ऑर्डर कीजिए, वरना मौका हाथ से निकल जाएगा, क्योंकि साल भर में एक ही बार किताब आती है ब्रह्मास्त्र। ठीक है ना, चलिए आगे। हाल ही में हुई IPL 2024 के लिए नीलामी में सबसे महंगे खिलाड़ी कौन बने? तो कल IPL का ऑक्शन चल रहा था और इसमें सबसे महंगे खिलाड़ी बने हैं कौन? मिचेल स्टार्क। मिचेल स्टार्क ऑस्ट्रेलिया के तेज़ गेंदबाज हैं और बहुत ही अनुभवी भी गेंदबाज हैं। 2015 का वर्ल्ड कप मुझे याद आता है कि ये एकदम मतलब कि पानी भर दिया था सभी टीमों पर। इस बार भी अभी फॉर्म में है, बहुत अच्छा। हालांकि पैट कमिंस भी तेज़ी से इनकी भी सेल बढ़ी यहाँ, क्योंकि ऑक्शन में क्या होता है कि बिड लगाई जाती है। तो ये 20 करोड़ में पैट कमिंस गए। पैट कमिंस वर्तमान में अभी ऑस्ट्रेलिया के कप्तान थे और अपनी कप्तानी में वो ऑस्ट्रेलिया को वर्ल्ड कप भी जिताए। 20 करोड़ की प्राइस पर ये गए, लेकिन इनसे भी ऊपर बढ़ करके 24.75 करोड़ में मिचेल स्टार्क खरीदे गए। और आज तक के IPL के इतिहास में इतने महंगे खिलाड़ी कभी कोई नहीं खरीदे गए थे। 16.25 करोड़ का जो है वो अभी तक का सबसे था, 18 था शायद था पिछली बार, लेकिन इस बार देखो 24.75 करोड़ खरीदा किसने है? KKR ने, कोलकाता नाइट राइडर्स ने। ये सबसे महंगे खिलाड़ी हैं IPL के इतिहास में। हर बार इतिहास बनता ही जा रहा है, हर बार पिछली बार की अपेक्षा और ज़्यादा ही लोग किसी एक खिलाड़ी पर खर्च कर रहे हैं। IPL की अगर बात करें, इंडियन प्रीमियर लीग होता है, लीग टूर्नामेंट होता है। 2008 से इसकी शुरुआत हुई थी और अभी तक इसके 16 संस्करण हो गए हैं। 17वें संस्करण के लिए ये ऑक्शन था, 17वें संस्करण के लिए। चलिए, अभी तक चेन्नई सुपर किंग और मुंबई इंडियंस की टीम सबसे ज़्यादा सक्सेस रही है, 5-5 बार दोनों ने खिताब जीते हुए हैं। आगे, हाल ही में अब्देल फतह अल सीसी किस देश के तीसरी बार प्रेसिडेंट बने हैं? तो अब्देल फतह अल सीसी याद होगा आपको, ये भारत की यात्रा पर भी आए थे। अब्देल फतह अल सीसी यही तो थे 2023 वाले में जो 26 जनवरी का इवेंट था, गणतंत्र दिवस का समारोह, उसमें भारत के यही तो थे अतिथि। इस बार हालांकि जो बाइडेन को कहा गया था, जो बाइडेन को अभी लग नहीं रहा है ऐसा कि जो बाइडेन आएंगे, देखा जाएगा 2024 में कौन आता है गणतंत्र दिवस समारोह पर। फिलहाल अब्देल फतह अल सीसी एक बार फिर से इजिप्ट के प्रेसिडेंट बन गए हैं, मिस्र के राष्ट्रपति बन गए हैं। अब्देल फतह अल सीसी ये आपको दिख रहे हैं, मिस्र यानी इजिप्ट। यहाँ पर अच्छा चुनाव हुआ था ना, चुनाव में टोटल 66% का मतदान हुआ और इस 66% का 89% 89% वोट ये अकेले पा गए। विपक्ष में जो था वो, जो विपक्ष में समझो सबसे ज़्यादा पाया था, वो 4.something% में पाया था। सोचो, अब पता नहीं ये रियल है क्या है, लेकिन डाटा तो यही निकल करके आया है। 89% वोट इनको अकेले मिल गया है। ये मिस्र के छठे प्रेसिडेंट बने थे 2014 में और तब से अभी तक ये हैं, तो तीसरी बार लगातार ये मिस्र के चुने गए हैं। इजिप्ट के बारे में अगर बात करें तो आप देखोगे वर्ल्ड मैप में ये रहा अपना प्यारा भारत। यहाँ से अगर आप आओगे तो देखो पाकिस्तान, अफगानिस्तान, ईरान और ये अरब कंट्रीज छोड़ दो, यहाँ पर एक देश मिलेगा इजिप्ट, मिस्र। इसी की राजधानी है काहिरा, या जिसे अंग्रेजी में कायरो कहते हैं। काहिरा राजधानी है। अच्छा, क्या होता था ना, पहले क्या होता था कि व्यापार जो है वो, जो यूरोपियन हैं वो व्यापार करने आते थे पूरा अफ्रीका को पार करते हुए, ऐसे नीचे से आकर के तब यहाँ आते थे भारत में। फिर क्या होता था कि उनको बहुत लंबा समय गुजारना पड़ जाता था यात्रा में। एक तरीका निकाला गया कि क्यों ना ऐसा किया जाए, यहाँ पर जगह कम है, देखो यहाँ पर जगह कम है, तो एक तरीका ऐसा निकाला जाए कि कुछ यहाँ पर इन दोनों को मिला दिया जाए, अगर कोई ऐसी नहर बना दी जाए जिससे हम लोग उतना घूम के ना आए, यहीं से व्यापार कर लिया करें। तो फिर बनाई गई स्वेज नहर। और स्वेज नहर क्या करती है, इधर है मेडिटेरियन सी या भूमध्य सागर और इधर है लाल सागर यानी रेड सी। तो ये स्वेज नहर बनाई गई जो भूमध्य सागर और लाल सागर को मिलाती है।
ये दोनों को मिला दिया गया तो इससे दो चीज़ें हुई और दो प्रकार से क्वेश्चन भी बन सकते हैं। एक क्वेश्चन बनेगा कि बताइए कौन सी नहर जो है वो भूमध्य सागर को लाल सागर से जोड़ती है, एक टाइप का क्वेश्चन, तो सूएज नहर बताओगे। दूसरा पूछा जाएगा कि बताइए निम्न में से कौन सी नहर है जो, कौन सी कनाल है जो एशिया को अफ्रीका से अलग करती है। भाई ये अफ्रीका है और ये इसको जब यहाँ पर अलग कर दिए, जब एक नहर बना दिए तो ये एशिया इधर हो गया, अफ्रीका इधर हो गया, तो एशिया को अफ्रीका से अलग भी यही नहर करती है, ठीक है। और ये क्या कर दी, व्यापार को जोड़ दी। हालांकि अभी आईमैक जो है ये एक नया बन रहा है अपना रूट, इंडिया मिडिल ईस्ट इकोनॉमिक कॉरिडोर, यूरोप इकोनॉमिक कॉरिडोर, वो यहाँ से होकर के निकलेगा, यूएई होकर के गुजरात और मुंबई से, उस पर मैंने वीडियो बनाई है, आप उसको देख लीजिएगा, वो ज़्यादा समझ में आएगा। वो एक नया कॉरिडोर होगा, वो और शॉर्ट कर देगा ये रास्ते को, है ना। चलिए आगे। वैसे मिस्र के बारे में बात करें तो काहिरा इसकी राजधानी है, इजिप्टियन पाउंड इसकी मुद्रा होती है। नीति आयोग के अनुसार कृषि विपणन सुधारों में कौन सा राज्य पहले स्थान पर है, तो कृषि विपणन सुधारों में अभी राज्यों की रैंकिंग की गई नीति आयोग के द्वारा और इसमें टॉप पर बताया गया आंध्र प्रदेश को, सेकंड पर इसमें रहा उत्तर प्रदेश, सेकंड पर रहा उत्तर प्रदेश। जारी करता कौन है, नीति आयोग। अगर नीति आयोग कोई रिपोर्ट जारी करता है तो बहुत गंभीरता से लीजिएगा, हल्के में मत लीजिएगा। नीति आयोग का रिपोर्ट है अगर तो एकदम बढ़िया से ध्यान से रखिए, क्योंकि ये बहुत ही ठोस और ऑथेंटिक डाटा पब्लिश करता है और चूंकि ये अपना समझ लो योजना आयोग का स्थान लिया हुआ है नीति आयोग जो है, तो इसलिए इसका डाटा जो है बहुत वैल्यूएबल होता है। नीति आयोग ने बताया है कि यूपी सेकंड पोजीशन पर है एग्री मार्केटिंग में और टॉप पर कौन है, टॉप पर है आंध्र प्रदेश। ये देखो यहाँ लिखा है आंध्र प्रदेश 94 पॉइंट्स पाया है रेटिंग और यूपी 92 पाया हुआ है। यही चीज़ें मैंने यहाँ पर भी लिखे हुए हैं, 94 अंक आंध्र प्रदेश को मिले हैं। यहीं पर कर्नाटक, तमिलनाडु और तेलंगाना ने बाकी भारतीय राज्यों से बेहतर प्रदर्शन किया हुआ है। नीति आयोग पर बात करेंगे। नीति आयोग यानी कि नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया, इसकी स्थापना कब की गई थी, 1 जनवरी को की गई थी 2015 में। पहले योजना आयोग चला करता था ना, 5-5 वर्षीय योजनाएं जब जिसके तहत चलती थी, पंचवर्षीय योजनाएं, तो 12 पंचवर्षीय योजनाएं जब चली, 12वीं हालांकि पूरी नहीं हुई, उसी के बीच में यहाँ पर नीति आयोग का स्थापना कर दिया गया। और नीति आयोग की स्थापना लॉन्ग टर्म के लिए किया गया। पंचवर्षीय पहले क्या होता था, 5 वर्षों के लिए योजनाएं आती थी, लेकिन अब ये नीति आयोग आया लॉन्ग टर्म के लिए। अच्छा, आपसे इसीलिए पूछा जाता है कि 12वीं पंचवर्षीय योजना कब से कब तक चली, तो याद रखना 2012 से शुरू हुई थी, 2017 तक चलनी थी, लेकिन 2015 में नीति आयोग आ गया, तो 2012 से लेकर के 2015 तक चली। वो 15 क्या मतलब 15 की शुरुआत में ही आ गया, 2014 तक चली, 31 दिसंबर 2014 तक। नीति आयोग की बात करें अगर, तो इसके अध्यक्ष जो होते हैं योजना आयोग की तरह बाय डिफ़ॉल्ट प्रधानमंत्री होते हैं, तो नरेंद्र मोदी जी इसके अध्यक्ष हैं। इसके वर्तमान में उपाध्यक्ष कौन है, सुमन के बेरी, और इसके वर्तमान में सीईओ कौन है, BVR सुब्रमण्यम। कौन है, BVR सुब्रमण्यम। हाल ही में शेख नवाफ की मृत्यु के बाद किसको कुवैत का नया अमीर नियुक्त किया गया, तो अब कुवैत के भी नए आमिर नियुक्त किए गए। अमीर या आमिर जो भी कहो, वो जो सबसे चीफ वाला पद होता है ना, वो अमीर कहलाता है। तो कुवैत के नए अमीर बने गए हैं कौन, ये बनाए गए हैं दोस्तों शेख अल जबर। लेकिन शेख अल जबर का नाम जो है इतना आसान भी नहीं है। शेख अल जबर जो है, आपको देखिए ये पूरा नाम है शेख मिसाल अल अहमद अल जबर अल सबा। ये आधी से ज़्यादा लाइन में तिनका नाम है, उसके बाद कुवैत के नए अमीर बने हुए हैं ये। इनके पिताजी का निधन हो गया है। शेख नवाफ अल अहमद अल जबर अल सबा जो है, इनका 86 वर्ष में निधन हुआ और ये 3 साल तक यहाँ पर शासन किए। अब ये इनका निधन हो गया, तो अब नए आमिर ये बन गए शेख मिसाल अल अहमद अल जबर अल सबा, ठीक है ना। चलिए कुवैत की अगर बात करें, अच्छा ये ना इनका पुराना इतिहास भी रह चुका है। ये रक्षा मंत्री रह चुके हैं उस टाइम के जब इराक ने कुवैत पर आक्रमण किया था। कुवैत बहुत ही छोटा सा देश है, बहुत ही छोटा सा देश है। आप देखोगे तो जैसे ये है अपना प्यारा भारत, यहाँ पर ये अरब कंट्रीज़ हैं, यहाँ पर गल्फ़ कंट्रीज़ हैं। देखो ये गल्फ़ है ना, पार्सियन गल्फ़, उसके बाद ओमान की खाड़ी है, तो ये खाड़ी है, तो आसपास के देश खाड़ी देश कहलाते हैं, ठीक है, गल्फ़ कंट्रीज़ कहलाती हैं। आप सुनते हो ना कि गल्फ़ कंट्रीज़, तो गल्फ़ क्या है, क्योंकि ये गल्फ़ है ना, तो गल्फ़ के आसपास देश गल्फ़ कंट्रीज़ कहलाते हैं। यहाँ पर आपको दिखेगा यूनाइटेड अरब अमीरात, फिर यहाँ पर आपको दिख जाएगा कतर, यहीं पर छोटा सा बहरीन है, यहाँ पर आपको दिखेगा कुवैत, ये है कुवैत, छोटा सा देश है कुवैत, ठीक है। लेकिन इस पर इराक ने आक्रमण कर दिया था। देखो ये इराक से अपना बॉर्डर लगाता है। आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि बताओ कुवैत निम्न में से किससे किससे अपना बॉर्डर शेयर करता है, तो आप बता सकते हो यहाँ इराक से, सऊदी अरेबिया वगैरह से, ठीक है ना।
चलिए, तो कुवैत की राजधानी कुवैत सिटी होती है और कुवैती दिनार यहाँ की करेंसी होती है। अगला, विजय हजारे ट्रॉफी 2023 का खिताब किसने जीता? आखिरी क्वेश्चन, विजय हजारे ट्रॉफी ये भी क्रिकेट का टूर्नामेंट है, क्रिकेट का घरेलू टूर्नामेंट है, घरेलू क्रिकेट टूर्नामेंट है, ध्यान रखना इंपॉर्टेंट है ये। विजय हजारे ट्रॉफी का संबंध किससे है? क्रिकेट से है। तो हरियाणा ने जीत लिया है विजय हजारे ट्रॉफी, पहली बार हरियाणा ने जीता है। हरियाणा ने राजस्थान को हरा करके जीता हुआ है विजय हजारे ट्रॉफी 2023 और 24 का खिताब। फाइनल मैच कहाँ खेला गया था? राजकोट के सौराष्ट्र क्रिकेट एसोसिएशन स्टेडियम में 30 रन से राजस्थान को इन्होंने हरा दिया और पहली बार विजय हजारे ट्रॉफी जीती। कुछ और जो अभी हुए थे क्रिकेट टूर्नामेंट, उनके विजेता कौन कौन रहे हैं उनको हम लोग रिकॉल करेंगे। जैसे रणजी ट्रॉफी 2023 किसने जीता है? सौराष्ट्र ने जीता है। विजय हजारे ट्रॉफी किसने जीता? 2023-24 का हरियाणा ने जीता। पिछली बार किसने जीता था? सौराष्ट्र ने जीता था। पिछली बार सौराष्ट्र ने जीता था, ये भी ध्यान रखना। 2022-23 पूछा जाए तो आपको बताना। सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी मुंबई ने जीता हुआ है। दलीप ट्रॉफी ये साउथ जोन ने जीता। ईरानी कप शेष भारत ने जीता है। पुरुष एशिया कप जीता भारत ने और महिला एशिया कप भी जीता भारत ने। ठीक है, ये क्रिकेट की बात हो रही थी। वर्ल्ड कप की बात करें तो ऑस्ट्रेलिया जीता है। किताब जो है आपने अगर अभी तक नहीं ऑर्डर किया है तो देर मत कीजिए, फटाक से ऑर्डर कीजिए। आपके आने वाले सभी एग्जाम के लिए ये ब्रह्मास्त्र है। जनवरी से दिसंबर तक का पूरा संपूर्ण करंट अफेयर का इसमें नॉलेज है आपको दिया जा रहा है, जो चैप्टर वाइज डिटेल एक्सप्लेनेशन के साथ है और लेटेस्ट चीज़ें हैं। सबसे बड़ी बात कि एरर फ्री कंटेंट है। एरर फ्री कंटेंट में बार बार इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि एरर फ्री अगर रहता है कंटेंट ना, तो एक विश्वास, एक भरोसे के साथ आप चीज़ों को तैयार कर सकते हो। और यकीन मानो कि ये आपकी गाइड है। गाइड मतलब आप कोई सा भी एग्जाम जा करके दे लोगे, जो भी क्वेश्चन पूछा गया है आकर के ढूंढोगे, यहाँ पर क्वेश्चन मिलेगा आपको किताब में। ठीक है ना, ये मेरा दावा है। आप इसको लेकर के इसको चेक भी कर सकते हैं, क्रॉस चेक इस बात को। ओके, तो चलिए क्वेश्चन ऑफ द डे की बात करते हैं। लास्ट डे मैंने आपसे क्वेश्चन पूछा था, भारत का सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था वाला राज्य कौन है? महाराष्ट्र है, दूसरे पर उत्तर प्रदेश है। प्रवासी दिवस का संबंध इनमें से किस घटना से है? महात्मा गांधी जी की 1915 में घर वापसी की। आज आपको क्या बताना है? वर्ल्ड बैंक के द्वारा जारी लॉजिस्टिक इंडेक्स में भारत किस स्थान पर है? इसके अलावा आप बताइए, पहले खेलो इंडिया पैरा गेम्स में उत्तर प्रदेश ने कुल कितने मेडल जीते हुए हैं? दोनों क्वेश्चन अच्छे क्वेश्चन हैं। इसके बारे में जो भी पता होगा डिटेल में ज़रूर आंसर करना। इसकी क्विज और पीडीएफ आपको एमजेटी ऐप पर मिलेगी। व्हाट्सएप चैनल पर आपको इसका वन लाइनर मिल जाएगा, तो वन लाइनर भी आप रिवाइज जरूर किया करो। व्हाट्सएप चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन में है और इसकी क्विज पीडीएफ आपको एप्लीकेशन पर मिल जाएगी, ये भी आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा। एमजेटी आप सर्च करके भी डाउनलोड कर सकते हो। मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।